हम नारे रहने देना है। हिमाचल सरकार में पीछे आवाज आ रही है? नहीं आ रही? आ रही है? हिमाचल सरकार में हमारे तकनीकी शिक्षा मंत्री, मान और सम्मान योग्य हमारे भाई राजेश धर्मानी जी, इस क्षेत्र के कांग्रेस के प्रत्याशी सुभाष डडवालिया जी, हमारे लोकसभा के उन्ना से और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से हमारे मेरे छोटे भाई सतपाल रायजादा जी, पूर्व विधायक मनजीत सिंह डोगरा जी, सुरेश कुमार जी जो भोरन से विधायक है, सुमन भारती जी जिला अध्यक्ष, तिलकराज शर्मा जी पूर्व विधायक, संजय शर्मा जी ब्लॉक अध्यक्ष, कृष्ण कुमार चौधरी जी, विपिन डडवालिया जी, पवन कालिया जी, कमल पठानिया जी, नरेश लखनपाल जी, युवा साथी रुबल ठाकुर जी, विवेक कुमार जी जो झुंडूपा से पूर्व विधायक थे, डॉक्टर रमेश डोगरा जी, सभी सम्मानित मंच पर विराजमान हमारे साथीगण विपिन डडवालिया जी, अजय शर्मा जी, सुनील जी, गौरव जी और परिसर के सभी बुजुर्ग साहिबान, माताएं, प्यारी बहनें, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, तकरीबन 4 महीने पहले जब मैंने बड़सर का दौरा किया था, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी एक बिका हुआ विधायक जो 3 बार यहां से विधायक बना, विधायक बनने के बाद मेरा इस क्षेत्र में दौरा करवाया, दौरा करवाने के बाद जो कुछ मांगा वो सब कुछ दिया, और जब दूसरा बजट प्रस्तुत हो रहा था, मेरे जिले से होने के बावजूद वो राजनीतिक मंडी में बिका। जिला का मैं मुख्यमंत्री, कोई ऐसा काम नहीं जो उन्होंने बोला हो और मैंने ना किया हो, इसलिए क्योंकि मैं हमीरपुर जिले का मुख्यमंत्री था। हमीरपुर में पैदा हुआ, हमीरपुर मेरी कर्म भूमि है, चाचा चाची मामे ताए सब हमीरपुर रहते थे। 22 साल से मैं नदौन विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में काम कर रहा था। पहली बार 75 साल के इतिहास में कांग्रेस पार्टी ने निचले क्षेत्र से मुख्यमंत्री के तौर पर मुझे शपथ दिलाई, और मुझे निचले क्षेत्र का पहली बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। मेरे परिवार में ना तो कोई राजनीति में था और ना ही कभी उनके परिवार में राजनीति में आने की प्रेरणा दी जाती थी। हमेशा ये कहा जाता था कि बेटा पढ़ लिख गए हो, कहीं सरकारी नौकरी कर लो, क्योंकि मेरे भाई बहनें सब सरकारी नौकरी में लग चुके थे। पर मेरे मन में 17 साल की उम्र में जब मैं कॉलेज में शिमला में पढ़ रहा था, सीआर बना, शिमला जिला में एक ही कॉलेज हुआ करता था, मैं वहाँ कॉलेज का प्रेसिडेंट भी बना। फिर मैंने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लॉ की, एमए की पढ़ाई की डिग्रियां हासिल की। इंदर दत्त लखनपाल जो बिकाऊ विधायक है वो भी उसी कॉलेज में पढ़ता था जिस कॉलेज में वह प्रेसिडेंट था।
ईमान रखिए, मैंने 40 साल संघर्ष किया। कई बार कई विरोधों का सामना मुझे कांग्रेस पार्टी के अंदर करना पड़ा, लेकिन मेरी डगर कभी डगमगाई नहीं। मैं राजनीति की सीढ़ियां संघर्ष करके, मां बाप की डांट खाने के बाद भी मैं आगे बढ़ता रहा। जीवन के जिस भी पड़ाव में मैं पहुंचा, छात्र जीवन के पड़ाव में था, राजेश धर्मानी जी भी छात्र जीवन थे, सतपाल रायजादा भी छात्र जीवन में थे, और सुभाष चटवाले भी पुरानी तरह से छात्र जीवन में थे। उसी पार्टी से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बना, प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना। 20 साल से मैं एमएलए था। कई बार मुझे कई पदों का न्योता दिया गया, मैंने कभी नहीं स्वीकार किया, क्योंकि मेरे मन में हमेशा से जनता की सेवा लिखी हुई थी और आम परिवार की पीड़ा मेरे दिल में हमेशा रहती थी। 11 दिसंबर 2023 को आप जैसे परिवार से उठकर जिस मुख्यमंत्री की पद ऐतिहासिक रिज मैदान पर लेता है, उस समय मन में एक ही विचार होता है, हमीरपुर जो वीरों की भूमि है, उस भूमि से एक ऐसा व्यक्ति जिसके परिवार का कभी कोई राजनीति से संबंध ना रहा हो, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है। आने वाले समय में आप लोगों की सेवाओं के लिए योजनाएं लेकर आऊंगा। 15 महीने का मेरा कार्यकाल है। आप जनता है, आप लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, और लोकतंत्र में जनता ही भगवान होती है। आपके वोट से हम विधायक चुनकर जाते हैं, विधायक के बाद मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन कभी भी जो इंसान अपनी पार्टी को भूल जाए, अपनी भूमिका को, पारिवारिक भूमिका को भूल जाए, वो कभी सच्चा सेवक नहीं हो सकता। 15 महीने पहले जब मैंने शपथ ली, मैंने आम लोगों की पीड़ा अपने परिवार से देखी। गांव में मेरी माता जी आज भी रहती है, अब तो उम्र हो गई, डंडा लेकर आज भी खेतों में जाती है, कणक देख रही होती है। अब उम्र तो रही नहीं पशु पालने की, लेकिन हमेशा एक बात हमेशा कहती है, शान से जियो, ईमानदारी से जियो, मेहनत करके आगे बढ़ो, कोई लालच किसी पद का ना करो, जो काम करना है वो ध्यान लगा के करो और गरीब की सेवा करो। और मैंने मुख्यमंत्री बनने के बाद जब मैंने अधिकारियों की बैठक ली तो कहा, इस प्रदेश का खजाना खाली है। मैंने कहा कि मुझे खजाना खाली से कुछ लेना नहीं है, खजाना कैसे भरना है और खजाना क्यों खाली हुआ, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दीजिए। अधिकारियों के हाथ पांव फूलने लगे। मैं खुद रात के 2-2 बजे तक सचिवालय में बैठा करता था। हमीरपुर जिला के लोग आकर मुझसे मिला करते थे, कहते थे हमारे जिले का मुख्यमंत्री है, बड़ा गर्व महसूस करते थे। और फक्र भी होता है जब उनके जिले का मुख्यमंत्री बनता है, क्योंकि कई सालों की तपस्या के बाद यह मुख्यमंत्री का पद जिला को भी मिलता है और जो मेहनतकश लोग होते हैं उनको भी मिलता है। जब अधिकारियों ने कहा खजाना खाली है, मैंने कहा कि इस खजाने को भरने के लिए हम किन योजनाओं पर कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा हमें भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों को बंद करना पड़ेगा। जयराम ठाकुर जी सोए,
हमीरपुर जिला की कोई याद नहीं आई। जिस जिला से भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ, जिस जिला में प्रेम कुमार धूमल जी 10 साल मुख्यमंत्री रहे, जयराम ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री ने हमीरपुर जिला की कभी सुध नहीं ली। चुनाव जीत करके एक मंत्री तक नहीं बनाया। 15 साल पहले धनोर साहब ने हमीरपुर में बस स्टैंड का नींव पत्थर रखा, अपने कार्यकाल में भी नहीं वो बना सके। मैंने उसको 50 करोड़ रुपए एलोकेट किया और उसका काम शुरू हो रहा है और 18 महीने में बनकर तैयार होगा। खजाना खाली होने के बाद धीरे धीरे मैं उसको पकड़ बनानी शुरू कर दी। प्रशासनिक पकड़ बहुत जरूरी होती है। मैंने कहा कि मैं तब तक कैबिनेट का एक्सपेंशन नहीं करूंगा जब तक ये सब चीजों को हम दुरुस्त न कर ले। 1 महीने बाद मैंने कैबिनेट का विस्तार किया। विस्तार करने के बाद मेरे मन में हमेशा एक इच्छा रही थी, जहां मैं किसान का बेटा हूं, एक सरकारी कर्मचारी का भी बेटा था, और सरकारी कर्मचारी का बेटा होने के नाते कई सरकारी कर्मचारियों की यूनियन, अधिकारियों की यूनियन मेरे पास आती थी कि हम 60-58 साल नौकरी करेंगे, 58 साल बाद हमें सिर्फ 2750 रुपया पेंशन मिलेगी या 3000 रुपया पेंशन मिलेगी। बुढ़ापे का हमारा कोई सहारा नहीं होगा, आप कृपया करके हमें ओल्ड पेंशन स्कीम दीजिए। आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं, आर्थिक कंगाली के दौर से हम गुजर रहे हैं। हमारी इच्छा शक्ति देखिए, हमारी दृढ़ता देखिए। हमने अपनी पहली ही कैबिनेट में 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देकर उनके बुढ़ापे को सुरक्षित किया। ये भावना कैसे पनपी? ये भावना इस प्रकार पनपी, जब मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे तो वो पेंशन जो है, फैमिली पेंशन, मेरी माताजी को भी मिलती है। मैं जब घर जाता हूं, घर जाके हमारे यहाँ प्यार का एक रिवाज है कि अपने बेटे को चाहे जितना मर्जी बेटा बड़ा हो जाए, माँ अपनी यहाँ एक जेब होती है बुजुर्गों की, उस जेब से 500 रुपए निकाल के आज भी मुझे देती है। मैं मुख्यमंत्री के पद पर पहुंच गया, उसका प्यार और उसका भाव देखिए कि वो माँ आज भी मैं उसके लिए उसका बेटा ही हूं, और हमेशा ये आशीर्वाद देती है कि गरीब आदमी की सेवा करना, आम आदमी की सेवा करना। और मैं उस दृष्टि से उन योजनाओं को आगे बढ़ाने लगा। ओल्ड पेंशन देने का फैसला कोई छोटा फैसला नहीं था। केंद्र सरकार का दबाव अलग था कि हमारा 9,000 करोड़, जिसमें 4,500 करोड़ सरकारी कर्मचारियों का अंशदान और सरकार का 4,500 करोड़ का अंशदान केंद्र सरकार के पास पड़ा। मैं वित्त मंत्री से गया, उससे कहा कि ये 9,000 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और हिमाचल प्रदेश सरकार का इसको देना चाहिए। मात्र आश्वासन मिले और भारतीय जनता पार्टी के नेता उन 9,000 करोड़ को रुकवाने के लिए दिन रात प्रयास करते रहे। हमने हिम्मत नहीं मारी। अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। इस प्रदेश में भयंकर आपदा आई, भयंकर तबाही हुई, कई घर उजड़ गए, कई घर बेघर हो गए, कई पशुशालाएं बह गई, कई पानी की पीने की योजनाएं पूरी तरह नष्ट हो गई। इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी आजादी के बाद अगर किसी प्रदेश ने देखी है बाढ़ के रूप में, वो हिमाचल प्रदेश ने देखी है। 4 महीने आपदा का प्रकोप रहा। 7 जुलाई तक आपदा शुरू हुई, कुल्लू जिले से शुरू हुई। मैं नदौन में था, पता लगा सारी सड़कें टूट गई है, घर तबाह हो गए हैं, ना बिजली है ना पानी है। 75,000 टूरिस्ट फंसे हुए हैं, 15,000 गाड़ियां फंसी हुई है।
मैं मुख्यमंत्री था, मेरे पूरे प्रदेश से, देश से फोन आ रहे थे, हमारे परिवार को बचा लो, कहीं आपदा में कुछ ना हो। ये उस परमात्मा की कृपा रही कि 75,000 टूरिस्ट फंसे हुए थे, 15,000 गाड़ियां रुकी हुई थी। हमने 75,000 पर्यटक, जो हिमाचल की संस्कृति है अतिथि देवो भव की, उसके अनुसार 75,000 टूरिस्टों को बचाया और 15,000 गाड़ियों को सुरक्षित घर पहुंचाया। बड़सर में भी आपदा आई, मैं बड़सर में भी गया। एक व्यक्ति की तो पूरी जमीन ही रह गई। मुख्यमंत्री जिला होने के नाते उसको जमीन भी मिली और उसको मकान बनाने के लिए पैसे भी मिले। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अनुरोध करता रहा कि कृपया करके हम आपको श्रेय देंगे, आप आपदा में हमारे साथ देश के प्रधानमंत्री से मिलने जाइए, देश के गृह मंत्री से मिलने जाइए, देश के वित्त मंत्री से मिलने जाइए। भारतीय जनता पार्टी मिलने की बजाय राजनीति करने लगी, कहने लगी हर जगह तबाही है, लोग सड़कों पर हैं। हमने हिम्मत नहीं हारी। मैं पूरी रात 2-2 बजे तक आपदा प्रभावित परिवारों के लिए योजनाएं बनाता रहा। सुबह हेलीकॉप्टर से जाता था, देखता था किस जगह आई है, जिस जगह जाता था वहां परिवार के परिवार मेरे साथ गले लिपट कर बोलते थे, बड़ी मुश्किल से घर बनाया, पाई पाई जोड़कर एक पक्का घर बना, नीचे सड़क से सिर पर ईंटें उठाकर माताएं बोलती थी हमने यहां तक पहुंचाई। इस घर में हम पिछली रात को बैठ के खाना खा रहे थे, पीने का पानी पीने सोने की तैयारी कर रहे थे, पता लगा तेज बारिश आई। तेज बारिश के कारण हम सिर्फ जान बचाकर भागे, पीने के पानी का गिलास भी नहीं बचा। 22,000 परिवार प्रभावित हुए। 22,000 परिवार प्रभावित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के इस क्षेत्र के सांसद अनुराग ठाकुर भी इतनी हिम्मत नहीं जुटा सके कि प्रदेश की भयंकर आपदा में आप कम से कम स्पेशल रिलीफ पैकेज हमें दिलाइए। हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने 4500 करोड़ रुपए का आपदा राहत पैकेज अपने संसाधनों से दिया। 4500 करोड़ रुपए का आपदा राहत पैकेज देने के बाद जब हमने देखा कि जिनके घर उजड़ गए हैं उनको घरों को कैसे बसाया जाए, पता लगा कि सरकार सिर्फ 1.5 लाख रुपया दे सकती है, सिर्फ 1.5 लाख रुपया। जब 1.5 लाख रुपया देने की बात आई, मैंने उनसे पूछा क्या 1.5 लाख में घर बनता है? 1.5 लाख में कोई घर नहीं बनता। अधिकारी कहते हैं कि रिलीफ मैन्यूल है, भारत सरकार का भी है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हम सिर्फ 1.5 लाख रुपया दे सकते हैं। मैं आप जैसे परिवार से निकला था, मैं जानता था 1.5 लाख से तो कुछ भी नहीं बनेगा। मैंने कहा वो रिलीफ मैन्यूल दिखाइए। उस रिलीफ मैन्यूल को मैंने पढ़ा। मैंने बोला इस रिलीफ मैन्यूल को बदलना पड़ेगा, और मैंने जो आपदा प्रभावित परिवार थे उनके लिए कानून बदल दिया, नियम बदल दिया, और 1.5 लाख से वो सहायता राशि बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर। ये चीज मुझसे किसी ने मांगी नहीं, ये चीज किसी से मांगने की आपदा प्रभावित परिवारों ने नहीं कहा कि हमें इतने पैसे देने चाहिए। ये समझा, मैं उनकी पीड़ा को समझा। जो अधिकारी पत्नी लगाकर बैठा करते थे उनको मैंने दिशा दी, नहीं ये चलने वाला नहीं है, और अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। मैंने कहा इतनी राजस्व अदालतें हैं, जनता पटवारी के पीछे इंतकाल के लिए घूमती रहती है, तकसीम के लिए घूमती रहती है। मैंने राजस्व कानून में बदलाव किया और 3 महीने में देखिए 10-10 साल पुराने इंतकाल, जिसके लिए आप पटवारी को ढूंढते हुए आपके जूते घिस जाते थे, आजकल पटवारी साहब खुद फोन करके कहते हैं जल्दी आइए आपका इंतकाल करवाना है। यह भी हमने व्यवस्था का परिवर्तन किया। हम आगे बढ़ रहे थे, दूसरा बजट प्रस्तुत होने वाला था।
हमारी सरकार को 4 महीने हफ्ता में लड़ने के लिए लग गए, 2 महीने मुझे अपनी बीमारी से जूझते हुए हो गए। ये सिर्फ मैं 15 महीने में 9 महीने की कार्य प्रणाली बता रहा हूं। धीरे धीरे हम अपना दूसरा बजट प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पहले बजट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं ऐतिहासिक रिज मैदान पर शपथ लेकर सचिवालय के लिए मुझे न्योता आया, मैं सचिवालय नहीं गया, मैं उन बच्चों के पास गया, अनाथ आश्रम गया जिन बच्चों की ना माता थी ना पिता था। उनके हॉस्टल में गया, उनके रहने का ढंग देखा, उनके भाव को समझा, उनकी पीड़ा को जाना। आके अधिकारियों को हुक्म दिया, मैंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 4000 अनाथ बच्चे हैं जो अपनी माता को खो चुके हैं, अपनी पिता को खो चुके हैं। इन बच्चों का पालन पोषण जिस प्रकार हम अपने परिवार में अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उस प्रकार की नीति बनाइए। 6 महीने नीति बनाने को लग गए। अक्टूबर में हमने नीति बनाई और आज 4000 बच्चे जो अपनी माता को खो चुके हैं या पिता को खो चुके हैं, उनको हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 27 साल तक गोद लिया। सरकार ही माता, सरकार ही पिता योजना का हमने शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना हम लेकर आए और हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य बना जहां अनाथ बच्चों की पूरी देखभाल का जिम्मा हिमाचल प्रदेश सरकार करेगी। क्या है ये योजना? अगर कोई 1 साल का बच्चा अनाथ हो जाएगा, उसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार एक नर्स की नियुक्ति करेगी। पूरी पढ़ाई का खर्चा उसका सरकार उठाएगी। धीरे धीरे जब वो बड़ा होता जाएगा, हर महीने उसके अकाउंट में 2500 रुपया आता रहेगा। 18 साल के बाद अगर वो बच्चा बेटी कोचिंग लेना चाहती है, जिस प्रकार हमारे बच्चे और बेटे कोचिंग लेते हैं, अगर कोचिंग की फीस 75,000 रुपया पूरा सरकार उसका खर्चा देगी। डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, हॉस्टल में चले जाए, उसकी जब डॉक्टर की फीस 1.5 लाख रुपया होती है वो भी सरकार देगी। हॉस्टल की जो फीस 50,000 रुपए की वो भी सरकार देगी। हम अपने बच्चों को भी तो ऐसे देते हैं। उसके अलावा जब अपने बच्चों को हम अपनी पॉकेट मनी देते हैं तो वो 4000 रुपया महीने की पॉकेट मनी 27 साल की उम्र तक हिमाचल प्रदेश सरकार आज 4000 बच्चों को दे रही है। अब कई बेटियां हैं मेरे को फोन करती है कि हमारी पीएचडी की पढ़ाई चल रही है। कई बच्चे हैं कि अब हमको किसी से पैसा मांगना नहीं पड़ता है, दया पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। ये तो कोई आके परिवार बोलता था तेरी बेटा मैं फीस दे दूंगी, आपने हमें अधिकार दिया। ये योजना उन्होंने मांगी नहीं थी, उनके भाव को हमने समझा था। ये 15 महीने की वो सरकार काम कर रही थी। दूसरा बजट प्रस्तुत हो रहा था, मैंने कहा कई विधवाएं बहनें हैं हमारी, उनके बच्चे पढ़ने जाते हैं, किसी दुर्घटना में उनके पति की मृत्यु होगी, कमाने वाला पति था नहीं रहा, बच्चे पढ़ने लिखने में अच्छे हैं, उनकी पढ़ाई का खर्चा के लिए परिवार के लोग कर्ज ले रहे हैं। इस दूसरे बजट में मैंने 1,15,000 विधवा महिलाओं के बच्चों को, जिनके भी बच्चे पढ़ रहे हैं, 27 साल की उम्र तक सारा खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार उठाएगी। ये योजना इस दूसरे बजट में। मनरेगा में कितनी बहनें हमारे काम करती है, भाई काम करते हैं। कभी सोचा मनरेगा की भी कोई सुध लेगा? कभी मांग की, कभी नहीं की। हमने मनरेगा में मैंने देखा, जब मैं गांव में रहता था तो 240 रुपए दिहाड़ी मिलती थी। मैंने 1 अप्रैल 2024 से सीधे 60 रुपए की बढ़ोतरी करके 300 रुपया मनरेगा में लगने वाली महिलाओं और पुरुषों की दिहाड़ी को बढ़ाया। ये 15 महीने के कार्यकाल का दूसरा बजट था। और देखिए किसान के हाथ में पैसा कैसे पहुंचे। 32 रुपए किलो दूध होता था गाय का। मैंने गाय के दूध का मूल्य निश्चित किया। मिल्क फेडरेशन गाय का दूध 32 रुपए किलो खरीदती थी,
मैंने कहा हमारी बहनों के हाथ में पैसा मिलना चाहिए और 32 से बढ़ाकर उसको 45 रुपए किलो कर दिया गया। अभी भैंस का दूध 55 रुपए किलो कर दिया गया। उससे ज्यादा महंगा होगा तो वो बाजार में बेच सकती है, लेकिन जिसने भैंस रखी होती है, गाय रखी होती है, उसके गोबर से जो खेती करेगा, उसके गोबर से जो खेती करेगा, गोबर से खेती, यूरिया का प्रयोग नहीं करेगा। कणक का मूल्य 40 रुपए किलो और मक्की का मूल्य 30 रुपए किलो हिमाचल प्रदेश सरकार खरीदेगी। ये इस बजट में है जो हमें अभी लागू होने वाला। पैसे बच गए तो गांव में कई बुजुर्ग है, कई किसान है। मैंने कई बार देखा कि इन किसान और हमारे परिवारों में बुजुर्ग के दर्द होती है, पेन किलर ले लेता है, दर्द ठीक हो जाती है, बीमारी ठीक नहीं होती है। मैंने उन बुजुर्गों को जो 70 साल की उम्र पार कर चुके हैं, हमारे जो भी बुजुर्ग है, हमारी जो भी माता है, जो भी हमारे बुजुर्ग है, उनकी बीमारी का सारा खर्च 70 साल से ऊपर इस दूसरे बजट में हिमाचल प्रदेश की सरकार उठाएगी। ये योजना आपके लिए है। अभी आप धक्के खाते हैं, सोसाइटी के पास जाते हैं, पैसे पैसे लेने के लिए सोसाइटी में कर्ज उठाते हैं, जमीन ऋण रखते हैं। ये सब कैसे हुआ? ये जो भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे थे उनको हमने बंद किया। यही नहीं, डीए की किस्त भी 4% हमने दी। जो पुलिस कर्मचारी हमारी सुरक्षा में लगे रहते हैं उनको डाइट मनी 210 मिलती थी, मैंने बढ़ाकर 1000 रुपया की। फिर मैंने पूछा और कितने पैसे बचे? कहा अभी 800 करोड़ बचा। लाहौल स्पीति में हमने अपनी बहनों को 1 मई 2023 से स्पीति में, 1 मार्च 2024 से लाहौल में जो बेटी हमारी 18 साल की उम्र पार कर चुकी है, वो 80 साल 90 साल जब तक उसके शरीर में अंतिम सांस बचता है, हमारी सरकार हर महीने उसे 1500 रुपए देगी, साल का 18,000 रुपए देगी। ये पैसा आपका है। महिलाओं को तो जोर से ताली बजानी चाहिए। ये पैसा आपका है। 1500 रुपए हम महिलाओं को दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जयराम ठाकुर जी क्या करने गए वहां कि ये जो फॉर्म भरे जा रहे हैं इनको रुकवा दिया। हमने आपका केस लड़ा और फॉर्म दोबारा से भरने शुरू हो गए। फिर कहते हैं अभी इनको पैसे नहीं मिलने चाहिए। हम कोई वोट की राजनीति नहीं करते। अगर हमने वोट की राजनीति करनी होती तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम भी 2026 में लागू करते और जो ये 1500 रुपए अपनी बहनों को देना है ये भी 2026 में लागू करते। लेकिन नहीं, ये जनता का पैसा है, हम आपको अभी से देना शुरू करते। पंचायत प्रधान थे, चुनावों से पहले उम्मीद करते थे। आंगनवाड़ी की भी हमारी बहनें थी, आशा वर्कर्स में हमारी बहनें थी। हर साल नंबरदार, चौकीदार सब सोचते थे चुनाव आएंगे उससे पहले ये पैसा हमको बढ़ा कर देंगे। मैंने उस प्रथा को बदला। मैंने कहा जो पैसा हम ईमानदारी से भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करके कर रहे हैं उसको अभी देना पड़ेगा। ये सब योजनाएं आपके लिए थी। फिर क्या हुआ? 2027 में से पहले बार बार ये सोचते थे कि मैं ये योजनाएं सब 2026 में शुरू करूंगा, इसलिए बार बार कहते थे आप 1500 कब देंगे, 1500 कब देंगे। जब 1500 देने लग पड़े तो 1500 रुकवाने चले गए। धीरे धीरे बजट प्रस्तुत हुआ। 17 फरवरी 2024 को बजट प्रस्तुत हुआ। 27 फरवरी को राज्यसभा का इलेक्शन हुआ। इस क्षेत्र के विधायक मेरे साथ बड़े प्यार से बात कर रहे थे, कॉलेज टाइम से इकट्ठे थे। मैंने उनको फोन करके बोला भैया कोई गलती नहीं करना। नहीं बिल्कुल गलती। सुबह भी बोला, सवेरे राती भी डिनर कितने इकट्ठे करें, सवेरे ब्रेकफास्ट भी करने इकट्ठे कितने। मुझे तो सुध नहीं लगी।
ये होया क्या? प्यागा फोन किया तो बोला था चिंता ना करा। मैं बोला तुझे पहली प्रथम पंक्ति से वोट डालने जा, कहते ठीक है। मैं उन्होंने जो बोला कि तुझे दिखना ये जो ऊपर ग्रेड वाला बजाएगा कुछ खिसकी गया, मुझे डाउट है। हाँ मैं दिख गया, मुझे क्या पता था कि तुझा भी बिकी गई हो। जब गया वोट डाले, बड़ी चंगी बात की मैंने। बिजड़ में कितनी घोषणाएं की, कितनी घोषणाएं बिजड़ में की। मेरे जिले का विधायक मेरे सुबह भी हाँ करता रहा, शाम को भी हाँ करता रहा। रात्रि में फोन किया, रात्रि 11 बजे मैं संभाली नहीं हूँ प्यागा। फिर मैं पूछा जो कहना क्या हाल है, ठीक है ना। कहना ब्रेकफास्ट करने बैठी है। अच्छा मैं जाने पर्दा पुर्दा ठीक की थी, चली गया। पता लग गया इन्हें भी वोट खिलाफ डाल दिया, वोट खिलाफ डाल दिया। मैंने सोचा मुझसे कुछ गलती हुई होगी। मैंने कहा इनसे बात करो। जब राज्यसभा का वोट डालता है तो ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती, क्योंकि उसमें दिखा के वोट डालते हैं, उनमें विप नहीं लगता। पर बजट सेशन चला हुआ था। मैंने कहा अब इनसे बात करो और बजट में हमारी सहायता करो। बोला 27 तारीख जो संजा पूछेगी हरियाणा सरकार के अंडर। मैंने हिमाचल से साड़ी सरकार कितनी बुद्धि चले गए। हरियाणा सरकार के क्या होटल हॉलीडे इन है, वहां सीआरपीएफ लगी, पुलिस लगी। मैंने अपने साथियों को बोला बातचीत कीजिए। 28 तारीख को बजट पास होना था जिसमें ये योजनाएं थी। मैं बजट की तैयारी कर रहा था। बजट की तैयारी करने के बाद टीवी में खबर चली, सब लोगों को बोला, मैंने बोला इनसे बात करो। दुख तब होता है, पीड़ा तब जो होती है कि जिस जिले से आपका मुख्यमंत्री हो उस जिले के 3 विधायक राजनीतिक मंडी में पिट जाए। दुख उस बात का है। मैंने उनसे कहा आप इस बजट को पास करवाने में सहायता कीजिए, जो आपने किया कोई बात नहीं। मुझे क्या पता था कि 28 तारीख को बीजेपी वालों ने हेलीकॉप्टर कर रखे हैं। एक हेलीकॉप्टर अनाडेल आया, दूसरा हेलीकॉप्टर अनाडेल आया। हिमाचल की पुलिस नहीं आई, सीआरपीएफ AK-47 लेके भारतीय जनता पार्टी के राज्य अध्यक्ष राजीव बिंदल जी उस गाड़ी में बैठे हुए थे, विधानसभा के परिसर में आए, गेट तोड़ दिया। मैंने कहा अभी तो हमारी सरकार है। वो सोच रहे हमारी सरकार जा रही है, और जयराम जी चीख कर कह रहे हैं अब तो इस सरकार को भगवान भी नहीं बचा सकता। मैंने बोला ऐसा तो हमने कुछ किया ही नहीं है, हम तो अच्छे काम कर रहे हैं। टीवी में चल पड़ा, इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दे दिया। मैं टीवी के सामने आया, मैंने कहा मैंने 40 साल राजनीतिक जीवन में संघर्ष किया है। मैं हमीरपुर की उस वीर भूमि से आता हूं जहां के सैनिक सीमा पर दुश्मन की गोली सामने छाती से परताल कर सहन करते हैं, और मैं उस राजनीतिक हमीरपुर की पृष्ठभूमि से आता हूं जहां देश की रक्षा के लिए हर सैनिक निशावर होता है। मैं भ्रष्टाचार को सबक सिखाने के लिए एक योद्धा की तरह लड़ूंगा। इन भ्रष्टाचारियों के सामने हथियार नहीं डालूंगा, इन खनन माफियों के सामने हथियार नहीं डालूंगा। और मैंने विधानसभा में बजट पास किया। ये फिर उठकर हरियाणा सरकार के अंदर चले गए। मैंने बोला ऐसी क्या नाराजगी की, बजट में भी नहीं आए। तो एक जो हेलीकॉप्टर में जो एक चढ़ाने वाला भी होता है, वो बोल रहा था कि दूसरी किस्त जो है वो पंचकुला में ही मिलेगी, आधी किस्त में नहीं। कितनी मिली? आधी किस्त मिली। चलो अब बताइए, हम कई बार आके बोल रहे हैं, आप बताइए 1 महीना आप हिमाचल की सीमा के अंदर नहीं आए। कहा गया हिमाचल की सीमा के अंदर नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्या कर रहे थे आप?
क्योंकि जिस सौदे को ये इन्होंने किया था कि हमारे को जितना धन के लिए इन्होंने टैक्सी खरीदे हैं, अब उस धन को लाने के लिए कुछ तो ले आए हैं, बड़सर में भी बांट रहे हैं। खूब लूटना इनको, ये आपका पैसा है, खूब लूटना। आएगा, बांटेगा, बोलेगा कि ये तो बोलना पाऊ कोई नहीं, बट वोट और देंगे तो समझो ज्यादा दे जा, ये तुम्हारा पैसा है। खूब लूटना, 15 करोड़ से ज्यादा लिए हुए हैं। 3 चुनावों में तो यही बोलते रहे मेरे पर कर्जा है, कर्जा है, कर्जा है। कोई कर्जा नहीं है। ये राजनीतिक मंडी में बिके हुए लोग हैं जो आपके बोर्ड से विधायक बने, आपके बोर्ड से चुनकर विधायक की कुर्सी पर पहुंचे, और जब कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर विधायक बने और आपने राजनीतिक मंडी में बेचा, और जिस भारतीय जनता पार्टी ने जनता की भावनाओं से सौदा किया है, क्या आप ऐसी पार्टी को और ऐसे विधायक को माफ करेंगे? हाथ खड़े करके बताइए, सच में खड़े करके बताइए दोनों आप। इनको सबक सिखाने का समय आ चुका है। मैं इसलिए नहीं कह रहा, मेरे जिले से तो 3 विधायक चुने हैं। मैं आपको वादा करता हूं बड़सर की जनता को और हमीरपुर की जनता को, मैं आपके साथ हूं। आज तक मैंने कभी किसी के हस्तक्षेप नहीं किया था। मैं बड़सर भी कई बार आऊंगा, तस्वीर बदलूंगा, और मैं ये भी वादा करता हूं कि ये एक ईमानदार और स्वच्छ छवि का आदमी है। पूरी सरकार इसके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री के तौर पर आप ये सोचिए कि मैं ये चुनाव लड़ रहा हूं। मैं दूसरा बात एक और करें, दोनों वोट सीएम को जाने चाहिए। आप सीएम को दोनों वोट डालेंगे? सतपाल राजदा मेरे साथ 35 साल के लंबे संघर्ष के बाद एनएसयूआई की राजनीति से, धर्मानी जी जानते हैं, हमारे साथ इसने काम किया है। महिला आदमी है, आपकी तरह गांव के परिवार से उठा हुआ आदमी है। इसके लिए भी आपने पूरी तरह से एकजुटता से वोट देनी है। अंत में मैं ये कहना चाहता हूं, जो लोग भी बिके हुए विधायक के नामांकन में आए हैं, बिके हुए विधायकों के, इनके साथ ना तो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, ना ही बीजेपी के कार्यकर्ता है। बीजेपी के कार्यकर्ता मन ही मन में बहुत दुखी है कि 14 महीने पहले तो हम इनके खिलाफ गए थे। अब वो इस बात पर फैसला बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कर दिया कि ये जो चुनाव है, ये बिकी हुई पार्टी का बिके हुए विधायक चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता होकर जो भी लोग इन बिके हुए विधायकों के खिलाफ खड़े होंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, इन बिके हुए विधायकों को सबक सिखाने का, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता, चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनसे अनुरोध करूंगा, इनको कभी भी विधानसभा के में न आने दीजिए। ये आपकी भावनाओं का सौदा करते हैं, ये आपके वोट का सौदा करते हैं। आपकी भावना और वोट का सौदा करने के बाद अपने लिए पैसा ढूंढते हैं। इसलिए ये कोई मेरी मुख्यमंत्री की कुर्सी का चुनाव नहीं है। अभी हमारे 1.5 साल पूरे हुए हैं। जयराम ठाकुर जी बार बार कह रहे हैं कि हमारे 1.5 साल पूरे हो गए हैं, 4 जून को हमारे सरकार बनेगी। 4 जून को हम 6 की 6 सीटें जीतेंगे और 4 लोकसभा सीटें भी जीतेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास धन बल नहीं है, पर इस बार जनबल है। क्या आप हमारे साथ हैं? दोनों हाथ करके दीजिए, जोर से बोलिए। तो जहां आपने हमें 5 साल का मौका दिया है, 3.5 साल और हमारी सरकार है।
हमीरपुर के जिले के लोग, मैं जानता हूं, जहां आप खड़े हो जाते हैं वहां हवा का रुख बदल देते हैं। और आज मैं आपसे यह पूछने आया हूं, क्या क्या आप मेरे साथ खड़े हैं कि नहीं है? जब आप मेरे साथ खड़े हैं तो मैं कोई भी युद्ध है, जनता की ताकत से, हिमाचल की जनता की ताकत से उस युद्ध को जीतने की क्षमता हम रखते हैं। ये आम लोगों की सरकार है। धर्मानी जी के पिताजी भी हमारे स्कूल हेडमास्टर थे। ये हमारे सबकी माताजी गांव की महिलाएं हैं। 5वीं पढ़ने से आगे लोग देते थे, उस जमाने की बात है। हमारे को उन लोगों ने पढ़ाया है। आपकी पीड़ा हम जानते हैं। और मैं एक बात और क्या देना चाहता हूं, बड़सर में अगले 3 साल में जो मांगोगे आप, जो रोजगार मांगोगे वो मिलेगा। आप सुषमा स्वराज जटवालिया जी को जिताकर भेजिए। ऐसा सबक सिखाइए इस पीके में विधायक को। एक टैची इसकी बड़सर में आई है, पर छोटी आई है, वो बड़ी अभी उन्होंने रखी है, डर रहे हैं। वो टैची को संभालने के लिए भी इन्होंने केंद्र की सीआरपी पुलिस लगा रखी है। मैं इनको सुरक्षा देने के लिए तैयार हूं। मैं हिमाचल पुलिस वालों को सबसे ईमानदार मानता हूं, वो दे सकते हैं। क्यों सीआरपीएफ की पुलिस लगा रखी है? ये टैची वाले को सबक सिखाना है। ये चुनाव हिंदुस्तान की राजनीति की दिशा और दशा तय करेगा। ये चुनाव भविष्य में कोई ना बिके उसकी दिशा तय करेगा। ये चुनाव पैसों के दम पर जो सत्ता की कुर्सी हथियाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए ये चुनाव होने जा रहा है। हम अभी भी 34 है, वो 25 है। हम अभी भी 34 वो 25 है। 3 जो है, एक और बड़ी विचित्र बात, ये आजादी के बाद की पहली विचित्र बात है। ये भूल गया था, मैं आपको बताना चाहता हूं। आजाद प्रत्याशी ना कांग्रेस पार्टी का होता है ना बीजेपी का होता है। वो जिसकी सरकार हो उसके साथ चल पड़े, उससे अपने काम करवाने चाहिए अपने विधानसभा क्षेत्र के। ये देश में आजादी के बाद पहला ऐसा 3 आजाद प्रत्याशी है जो विधानसभा के बाहर बैठ के बोलते हैं हमारे इस्तीफे स्वीकार करो, और इस्तीफा दिया। और उसके बाद गए हाई कोर्ट में कि स्पीकर महोदय को बोलिए कि हमारे इस्तीफे स्वीकार करो। भले मानुसों के दिमाग में बीत दिया हुआ। आप इनसे पूछो कि क्या आप राजनीति से संन्यास ले रहे हैं या अगली बार आप विधायक नहीं बनेंगे। या तो ये कहो कि हम अगला एमएलए का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे क्योंकि एमएलए का इलेक्शन आने वाला है। ये पहले है। ये इसलिए नहीं कह रहे कि हमारे इस्तीफे स्वीकार करो। मैं बताऊं इसके पीछे क्या राज है। इसके पीछे वो जो अटैची भरे हुए वो राज है। कोई आजाद उम्मीदवार बोलता है ऐसे? पहली बार कुछ। और ये 75 साल में पहली ऐसी हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसी घटना हो रही है, हिंदुस्तान की राजनीति में। तो आपने लोकतंत्र की हत्या होने से बचानी है। अगर ये लोकतंत्र बिका तो मेरे जैसे आम परिवार के लोग, इन जैसे आम परिवार के लोग, दरबानी जैसे आम परिवार के लोग, राजादा जैसे आम परिवार के लोग कभी विधायक नहीं बन सकेंगे। वो राजनीतिक मंडी में उनको खरीदने वाले भारतीय जनता पार्टी की पार्टी होगी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, जो लोग जनता की भावनाओं से सौदा करते हैं, उस भारतीय जनता पार्टी को अगर सबक सिखाएंगे तो पूरे हिंदुस्तान की लोकतंत्र की मर्यादा की नींव को हिमाचल की जनता मजबूत करेगी। तो इस नींव को मजबूत करने के लिए आप लोग तैयार हैं? तो इन्हीं शब्दों के साथ अभी हमें सिर्फ 15 महीने में 4 महीने आपदा और 2 महीने मेरी बीमारी थी, 9 महीने काम किया है। 5 साल में हिमाचल आत्मनिर्भर बनेगा।
भ्रष्टाचारी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा, जहां युवाओं को रोजगार होगा, महिलाओं को सम्मान होगा, बुजुर्गों का आदर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मेरे साथ फिर कहिए, सुभाष जटवालिया जिंदाबाद, जोर से सुभाष जटवालिया जिंदाबाद, सतपाल राजदा जिंदाबाद, सतपाल राजदा जिंदाबाद। धन्यवाद।